हाँ, तो टॉपलिंग को अगर समझने के लिए सबसे पहले एक क्या काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, है ना? डायग्राम में क्या रहेगा, आपका एक ब्लॉक लेते हैं, इस तरीके का एक ब्लॉक लेते हैं सिंपल सा, ठीक है? और इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे प्लेस कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इस केस में आप देखो सिंपल है, यहाँ पर क्या है कि एक इसके सेंटर पे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है? और नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर रखता है, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन आपका इस तरीके से लगेगा, ठीक है? तो बहुत सारे सिचुएशन में आप ये देखते हो कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई होता है बॉडी पे, वो क्या करता है, यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगेगा तो क्या करेगा, बॉडी को स्लाइड करेगा, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब इधर से फोर्स लगने की वजह से ये जो होगा वो स्लाइड करने के साथ साथ हो सकता है इस पॉइंट के अराउंड वो ऐसे टिप कर जाए, ठीक है ना, टॉपल कर जाए, ठीक है ना? तो इस केस को कहते हैं हम लोग टॉपलिंग। जब ये बॉडी जब ये बॉडी रोटेट कर जाए, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाए, जैसे यहाँ पर अगर मान लो एक पत्थर आ गया, तो पत्थर आने के बाद क्या हुआ, ये इसका ट्रांसलेशन मोशन सीज हो गया और ये इसके अबाउट ये रोटेट कर गया, ठीक है ना? तो यूं समझ लो कि अगर एक सर्कुलर शेप का बॉडी है, अगर वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब आगे की ओर मूव कर रहा होता है, तो उसको हम लोग रोलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर शेप का नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर सॉरी क्यूबिकल शेप का बॉडी है, ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में जब अगर ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब एक रोटेट कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं होता, जस्ट यहाँ पर इस पॉइंट के बाद वो टिप कर जाएगा, ठीक है ना, वो पलट जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, टॉपलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स, external force acting on this body, acting on this body, acting on this body, क्या होगा, causes it to slide horizontally, ठीक है ना, slide along the surface, along the surface, surface के along क्या करेगा, वो slide करेगा, ठीक है? but in certain case but in certain case सर्टेन केस पे क्या होता है, ये होगा, इट बॉडी में टिप ओवर, बॉडी में टिप ओवर बिफोर स्लाइडिंग, ठीक है, बिफोर स्लाइडिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग। तो दिस इज नोन एज टॉपलिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज टॉपलिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टॉपलिंग कहते हैं, ठीक है? चलो, अभी यहाँ पर देखो, इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है? इस केस में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पर वेट फोर्स जो लग रहा है उसके वजह से इस बॉटम सरफेस पे हर एक जगह पे, जो बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, जितना प्रेशर यहाँ पर फील हो रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी फील हो रहा है, यहाँ पर भी, मतलब इसके मास की वजह से क्या होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड सरफेस पे क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट करता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में ये जो नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगता है वो क्या लगता है, वो एकदम इसके सेंटर पॉइंट पे, मतलब इससे कॉलिनियर में लगने लगेगा, ठीक है? लेकिन जैसे इस पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, पहले इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इन एबव केस, ठीक है, एबव केस में क्या होगा, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एज horizontal as there is no as there is no horizontal force, यहाँ पर horizontal force नहीं है, क्या हो रहा है, no horizontal force, so pressure on pressure at bottom, pressure bottom पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, इज यूनिफॉर्म, प्रेशर बॉटम में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एंड नॉर्मल इज नॉर्मल इज कोलिनियर, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, कोलिनियर होगा
mg से, ठीक है ना, mg से वो कोलिनियर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में देखते हैं कि अब सेम सिस्टम को यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर इस ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग रख लेते हैं ना, एक सेकंड को, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग ऐसे रख लिए, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग रख लेना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ठीक है ना, यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसी लाइन के अलोंग हम लोग फोर्स अभी लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगाते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ये हो गया आपका पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ जो हो गया वो है क्या आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और F is applied, if F is applied about पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O के अबाउट अगर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पहले यहाँ पर mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा ही, यहाँ पर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो एकदम बीचों बीच सेंटर में नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, तो देखो क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स जो लग रहा है वो क्या करेगा, इस बॉडी को रोटेट करा, जैसे अगर मान लिया जाए क्या हो रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर फोर्स जब इस पर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो होगा यहाँ पर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करेगा इधर की तरफ, ठीक है, क्यों शिफ्ट करेगा, सो दैट ये जो नॉर्मल रिएक्शन के ड्यू टू जो टॉर्क होगा वो काउंटर बैलेंस करना चाहेगा। देखो जैसे अगर मान लिया जाए ये अभी कहां पर है, इफ फोर्स F इज अप्लाइड अबाउट पॉइंट O एंड सरफेस इज रफ, ठीक है, अगर मान लिया जाए सरफेस कैसा हो, रफ हो, अगर सरफेस अगर मान लेते हैं रफ होगा तो क्या होगा, तो सरफेस जब रफ होगा तो ये फोर्स लगा रहे हो आप, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, तो जब फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो अब देखो कि इस पॉइंट के अबाउट ये फ्रिक्शन फोर्स के वजह से इसकी रोटेटिंग टेंडेंसी हो जाता है इधर की तरफ। देखो क्या होता है कि अगर सरफेस स्लिपरी रहता है तो बॉडी आराम से स्लाइड करेगा, लेकिन अगर सरफेस अगर मान लो यहाँ पर उबड़ खाबड़ हो गया बहुत ज्यादा, ये मतलब रफ सरफेस हो गया, तो वहां पर बॉडी स्लाइड करने के बजाय ज्यादा अगर फोर्स लगा दोगे तो वो टॉपल कर जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग कि अब यहाँ पर जब इस पे फोर्स लगा रहे हो आप, तो वैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के लाइन के, ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके वजह से इसका रोटेटिंग टेंडेंसी हो जाता है इधर, लेकिन इस रोटेटिंग टेंडेंसी हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर इसका कांटेक्ट जो होता है थोड़ा सा लूज होना स्टार्ट होता है, इधर इस एरिया में कांटेक्ट लूज होना स्टार्ट होता है, इस सरफेस मतलब कि नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस है और ये सरफेस है दोनों के बीच में थोड़ा सा कांटेक्ट लूज होना स्टार्ट हो जाता है इस एंड से, ठीक है, और सारा का सारा भार जो है ना वो इधर पड़ने लग जाता है, मतलब इधर का कांटेक्ट स्ट्रांग होने लग जाता है, और बेसिकली जहां पर कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन होगा वहीं पर नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना वो इधर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, इधर से कांटेक्ट कांटेक्ट छूटना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स की वजह से टॉर्क लगना स्टार्ट हो जा रहा है ना, यहाँ पर सरफेस रफ है, तो ये सब फोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम को रोटेट कराना चाह रहा है, ठीक है, तो अब जब ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर के अगर मान लिया जाए, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर के कहां तक पहुंच सकता है, मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकता है, इससे ज्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन पहुंच नहीं सकता, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है इसके वजह से जो मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी मान लो रोटेट करने वाला है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके वजह से जो टॉर्क लगेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट इधर, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, तो ये रोटेट किधर कराएगा, इधर रोटेट कराएगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है आपका, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये इसको यहाँ पर पॉइंट ओ है, तो इसके अबाउट ये किधर रोटेट कराएगा, इधर, तो देखो इस फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होना पड़ता है राइट की तरफ, ठीक है ना, तो ये चीज को अभी अच्छे से समझ लेते हैं शुरुआत में, जब एक बार माइंड में ये चीज बैठेगा उसके बाद तो फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे कि
यहाँ पर सरफेस कैसा है, रफ है, तो ऐसे केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करेगा, वो शिफ्ट राइट, शिफ्ट करेगा वो राइट की तरफ, ठीक है। सो दैट क्या होगा, टॉर्क ऑफ एन, टॉर्क ऑफ एन क्या करेगा, कैन बैलेंस, टॉर्क ऑफ एन कैन बैलेंस, बैलेंस क्या, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर फ्रिक्शन के ड्यू टू जो टॉर्क होगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इफ इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली, अगर इस फोर्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कराते चले जाओगे तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली, जब ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली तो नॉर्मल रिएक्शन और इधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में वो मैक्सिमम एंड कहां तक पहुंच सकता है, वो इस एंड तक पहुंच जाए। अगर इसका लेंथ अगर a है और इसका लेंथ अगर b है तो मतलब इसका मैक्सिमम शिफ्टिंग कितना हो सकता है, b/2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इफ f इज इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है ना, यहाँ पर f को अगर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर n जो होगा वो क्या करेगा आपका, शिफ्ट करेगा, शिफ्ट टूवर्ड राइट, शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, कब तक शिफ्ट करेगा, अंटिल इट रीचेज पॉइंट डी, ठीक है, अंटिल इट राइट टूवर्ड्स राइट मोस्ट पॉइंट डी, वो डी पॉइंट तक मैक्सिमम पहुंचेगा। नाउ अब यहाँ पर हम लोग सरफेस को थोड़ा सा कैसा है, सरफेस के बारे में क्या लिख ले रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए, सरफेस जो है वो एज्यूम किया हुआ कैसा है, सरफेस को एज्यूम किए हैं हम लोग कि ये इतना रफ है सच दैट देयर इज नो स्लाइडिंग, या फिर क्या कर सकते हैं, सफिशिएंट रफ है सो दैट कि यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये आपका सरफेस है, अब यहाँ पर ये फोर्स F है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक फोर्स बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तक शिफ्ट हो गया, जब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तक शिफ्ट होने के लिए सरफेस में इतना रफनेस होना चाहिए सच दैट कि नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट हम यहाँ से यहाँ तक करा सके। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट क्यों हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, सो दैट कि फ्रिक्शन के ड्यू टू जो टॉर्क है उसको बैलेंस कर सके, ठीक है। तो इसलिए सरफेस को उतना रफ होना पड़ेगा सो दैट कि यहाँ पर टॉपल करा सके, ठीक है ना, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इस एंड तक शिफ्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया कि यहाँ तक टॉपलिंग को स्टॉप करने के लिए यही एक काम है जो टॉपलिंग को स्टॉप कर सकता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर एफ को इंक्रीज कर देते हैं और तब तक इंक्रीज कर देते हैं जब तक वो फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस कर सके, ठीक है। चलो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और आगे देखते हैं, सरफेस यहाँ पर रफ होगा, सरफेस रफ टू दैट एक्सटेंट, ठीक है, सरफेस को उतना तक एक्सटेंट तक रफ होना है सो दैट सो दैट यहाँ पर नॉर्मल इज शिफ्टेड, ठीक है ना, नॉर्मल इज शिफ्टेड टू राइट मोस्ट पॉइंट, ठीक है, राइट मोस्ट पॉइंट तक वो शिफ्ट करा सके, सबसे पहला चीज। और एंड एट दैट केस एंड एट दैट मोमेंट क्या होगा, उस मोमेंट पे क्या होगा, एफ जो होगा, एफ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, अपने एफ जो होगा वो एफ मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो अब हम यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा सो दैट कि उसको टॉपल कराया जा सके बिना स्लाइडिंग के। देखो यहाँ पर अभी क्या है कि इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगा रहे हो आप, यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। और अभी हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर एफ मैक्स फोर्स लग रहा है और यहाँ पर सरफेस क्या है आपका, रफ है, ठीक है। अब इसको स्पीड अप करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा इतना, इस पॉइंट पे mg कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। अब यहाँ पर क्योंकि ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन n जो होगा वो
इस एंड तक शिफ्ट हो चुका होगा। इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक a मान लो, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो है उसको क्या मान लो, अब b मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझो कि ये अभी तक स्लाइडिंग नहीं हुआ है। स्लाइडिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब एफ मैक्स जो होगा वो क्या फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, पहला चीज। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg के बराबर होगा, ये सेकंड चीज हम लोग को समझ में आता है। उसके बाद नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा, अभी अभी फिलहाल के लिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एफ मैक्स क्या है, एफ मैक्स है मैक्सिमम, एक क्या है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब कि ये एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स है जहां तक अभी टॉपल ना करा पाएगा। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट in which toppling does not occur, toppling does not occur। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स इन विच टॉपलिंग डज नॉट अकर। ठीक है, अब यहाँ पर जब टॉपलिंग डज नॉट अकर हो रहा होगा तो यहाँ पर नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन पॉइंट है, ये पॉइंट के अबाउट ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, ये एफ मैक्स तो इसी लाइन के अलॉन्ग, तो इसके ड्यू टू टॉर्क 0 हो जाएगा। mg जो है वो आपका इसी पॉइंट पे लग रहा है तो इसके ड्यू टू टॉर्क 0 हो जाएगा। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितने दूरी पे लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो a/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल के ड्यू टू यहाँ पर कितना टॉर्क हो जाएगा, n1 into n into a/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू b/2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू एन इंटू ए बाई बी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ए बाई बी, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना होता है एम जी। तो यहाँ से एफ आर इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या, एम जी इंटू ए बाई बी, एम जी इंटू ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से एफ आर के जगह पे हम लोग क्या लिखना है, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एफ मैक्स, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम जी इंटू ए बाई बी, ये कंडीशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना फोर्स अगर आप लगाओगे तब तक टॉपलिंग नहीं होगा, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, टॉपल कर जाएगा। क्यों टॉपल हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन के ड्यू टू जो टॉर्क होगा वो अब सफिशिएंट नहीं हो पाएगा रोकने के लिए। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के ड्यू टू जो टॉर्क होगा अब नहीं रोक पाएगा, अब सिस्टम को स्लाइड करना पड़ेगा, मतलब अब सिस्टम को टॉपल करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो एक बात समझो कि ये बात समझ में आया कि यहाँ यहाँ पर एफ मैक्स जो है वो इतना है कि इतना मैक्सिमम फोर्स तक ये विथ स्टैंड कर सकता है। ठीक है ना, ये विथ स्टैंड कर सकता है टॉपलिंग को, अवॉइड कर सकता है टॉपलिंग को। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर अब अगर मान लिया जाए सरफेस उतना रफ ना हो, अगर सरफेस रफ ना हो, ठीक है, और बॉडी जो है एफ मैक्स तक आने से पहले ही स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखो अभी यहाँ पर एफ मैक्स का वैल्यू कितना आया, एफ मैक्स इज इक्वल टू आया आपका एम जी इंटू ए बाई बी। ठीक है, एम जी इंटू ए बाई बी, और अभी सिचुएशन क्या है आपका, यहाँ पर ऐसे ये ब्लॉक था। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था, और ये कहाँ पे लग रहा है ये फोर्स, याद रखना है सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ये फोर्स। ठीक है ना, बाकी केस में ऐसा चीजें नहीं होगा, अभी इस केस में केवल देखते हैं। अगर इफ सरफेस इज नॉट, इफ सरफेस जो होगा, सरफेस इज नॉट सफिशिएंटली, ठीक है, अगर सरफेस सफिशिएंटली रफ ना हुआ, ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि बॉडी जो होगा पहले स्लाइड कर जाएगा, बॉडी जो है, बॉडी विल स्लाइड, बॉडी विल स्लाइड बिफोर एफ इंक्रीज टू एफ मैक्स। ठीक है ना, अगर यहाँ पर सरफेस रफ ना रहा तो बॉडी जो है पहले ही स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पर अब वैसे केस में क्या होगा, उसके बाद
बॉडी जो है पहले स्लाइड करेगा बिफोर टॉपलिंग, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर क्या था कि जब हम फोर्स लगा रहे तो ये सरफेस रफ था, जब सरफेस रफ था तो ये बॉडी आगे मूव नहीं कर पा रहा था, बॉडी मूव आगे नहीं कर पा रहा था, तो इस पॉइंट के अबाउट वो टॉपल करने का सिचुएशन आया, ठीक है। तो इतना फोर्स तक बॉडी टॉपल भी नहीं करेगा, ठीक है, इतने फोर्स तक बॉडी बॉडी क्या करेगा, विल नॉट टॉपल, विल नॉट टॉपल, ठीक है ना। इफ एफ इज लेस देन एफ मैक्स, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, यहां तक बॉडी टॉपल नहीं करेगा। कंडीशन क्या था कि सरफेस उतना रफ हो, सरफेस जो होना चाहिए वो रफ हो सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस उतना रफ नहीं है, सेकेंड केस में यहाँ पर क्या है कि सरफेस उतना रफ नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि बॉडी पहले ही स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना, बिफोर वो एफ मैक्स तक पहुंचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब बॉडी स्लाइड कर ही जाएगा, देन क्या होगा, देन बॉडी विल टॉप, देन बॉडी विल स्लाइड, बॉडी क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, बॉडी विल स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने का है कि एक बार अगर बॉडी स्टार्ट कर गया स्लाइड करने का, ठीक है, तो फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, एफ काइनेटिक हो जाएगा फिर वैसे केस में, ठीक है ना। जब और काइनेटिक एफ, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है, और ये वैल्यू फिर चेंज नहीं होता है चाहे उसके बाद आप जितना भी फोर्स बढ़ा दो। और यहाँ पर इस बॉडी को टॉपल कराने वाला फोर्स कौन है, तो फ्रिक्शन ही था जो इसको टॉपल करा रहा था, और उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका वैल्यू तब कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब कांस्टेंट हो गया, अब इसका वैल्यू तुम जितना भी बढ़ा लो, इसका वैल्यू तो नहीं बदलने वाला है। अब इसका वैल्यू, और अभी उस वक्त देखो अभी क्या है ना कि एफ मैक्स का वैल्यू मान के चलो यहाँ पर कितना है, 20 न्यूटन है, ठीक है, और ये सरफेस उतना रफ नहीं था। तो जब यहाँ पर आप फोर्स लगा करके 10 न्यूटन फोर्स तक पहुंचे, ये बॉडी क्या हो गया, स्लाइड करने लग गया। तो जब बॉडी ये स्लाइड करने लग गया तो वैसे सिचुएशन में आप समझ लो कि एफ के बराबर 10 न्यूटन होगा, ठीक है ना, उस मोमेंट में। अब इसको, इस फोर्स को और तुम बढ़ाओ, कितना करोगे, 12 न्यूटन, तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, 10 न्यूटन, राइट। अब उसके बाद 15 कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। अब इसी के ड्यू टू जो टॉर्क डेवलप हुआ था वही इसको रोटेट करा रहा था, ठीक है ना। अब इस फोर्स का 20 न्यूटन होना जरूरी था तब ये टॉपल होता, लेकिन ये हमेशा क्या रह जाएगा आगे, 10 न्यूटन ही रह जाएगा, ठीक है ना, ये 10 न्यूटन से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या इस केस में हम कह सकते हैं कि एक बार अगर बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद ये टॉपल नहीं करेगा, उसके बाद ये टॉपल नहीं करेगा, किस केस में, जब ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि once body starts sliding, once body starts sliding, क्या हो जाता है, स्टार्ट स्लाइडिंग, फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, बिकम्स कांस्टेंट, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड एंड हेंस नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग, उसके बाद टॉपलिंग सीज हो गया, ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब एफ मैक्स का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है ना, एफ मैक्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर एफ मैक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 20 न्यूटन, और बॉडी 10 न्यूटन पे ही स्लाइड कर गया, इसका मतलब क्या कि एफ लिमिटिंग का वैल्यू 10 न्यूटन के पास रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखने को, यहाँ पर ये जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब ये केस क्या हो गया आपका कि यहाँ पर एफ मैक्स जो होगा वो एफ लिमिटिंग से कम हो गया, इसका मतलब एम जी ए बाई बी जो है वो क्या होना हो गया, यहाँ पर म्यू एम जी से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगा, ये एम जी कैंसिल आउट करोगे तो ए बाई बी और ऐसे, मतलब ये कंडीशन कब आया, जब म्यू म्यू का वैल्यू जो है वो लेस देन ए बाई बी हुआ,
ठीक है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट है वो मास से इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंट है, तो डायमेंशन डिपेंडेंट है ये चीज, ये एक्सप्रेशन जो है आपका मास से इंडिपेंडेंट और डायमेंशन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फाइनल चीज यहाँ पर कंक्लूजन देख लो, ठीक है। यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको, ये चीज आने के बाद आप यहाँ पर देखो, ठीक है। कंडीशन व्हेन म्यू का वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल टू ए बाई बी हो, ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, टॉपल करेगा। इन दिस केस बॉडी विल टॉपल, बॉडी क्या करेगा, टॉपल करेगा, है ना। बॉडी विल टॉपल इफ, और ये म्यू का वैल्यू इतना से अगर ज्यादा रहेगा तब बॉडी टॉपल करेगा, लेकिन तब टॉपल करेगा जब फोर्स का वैल्यू भी mg a बाई बी से बढ़ जाए, ठीक है। बट इफ अगर म्यू का वैल्यू a बाई बी से कम हुआ, ठीक है ना, तो वैसे केस में बॉडी जो होगा वो कभी नहीं टॉपल करेगा, बॉडी विल नॉट टॉपल फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ, कहां पर, एट सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो अच्छा देखो ये चीज क्या, अब देखो यहाँ पर दो दो कंडीशन क्यों आया बताते हैं। देखो ये बॉडी था, ठीक है, अब इसको स्लाइड कराना था, तो अब इसके सेंटर ऑफ मास के अलग, बार बार मैं सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स लगने पर ही है, डिफरेंट कंडीशन में कंडीशन बदलेगा, ठीक है ना, इसलिए बार बार सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एफ मैक्स का वैल्यू आया था, लाए थे आप, एफ मैक्स पे क्या होता था कि इस मैक्सिमम फोर्स तक क्या होगा, बॉडी टॉपल नहीं करेगा, और बॉडी टॉपल नहीं करेगा और स्लाइड भी नहीं करेगा, इससे अगर ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू कितना आया था, mg a बाई बी, इसमें आपका a डायमेंशन इधर था और b डायमेंशन इधर रहा था, ठीक है, जो भी है, तो ये इतना फोर्स से अगर ज्यादा लगा होगा तब टॉपल करेगा, ठीक है ना, लेकिन इतना फोर्स तक पहुंचेगा कब, जब म्यू का वैल्यू, इस सरफेस उतना रफ होना चाहिए और म्यू का वैल्यू a बाई बी से बड़ा होना चाहिए, ये म्यू का वैल्यू कम से कम a बाई बी से बड़ा हो और फोर्स जो इस पे आप लगा रहे हो वो इससे ज्यादा होगा, तभी जाकर के बॉडी टॉपल करेगा। और अगर a बाई बी से अगर छोटा हो गया म्यू का वैल्यू तो आप कितना भी फोर्स लगा दो बॉडी टॉपल करेगा नहीं, बॉडी स्लाइड कर जाएगा लेकिन टॉपल नहीं करेगा, समझ आया। देखो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि अब ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो क्या कर रहा है, एकदम ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू टॉपल अबाउट एन एज, ठीक है, इस पॉइंट है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क निकाले थे, इस पॉइंट के, इस केस में हम लोग ना इस पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स, नेट टॉर्क को बैलेंस करेंगे। तो देखो ये दोनों पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी, आपको याद रखना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो जीरो हो जाता था, कुछ इस तरह का पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट टिप को तो कर ही रहा है, पहला चीज, और दूसरा चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर आप काम करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका थोड़ा सा आराम हो जाएगा। देखो बात यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आप नॉर्मल रिएक्शन जब शिफ्ट होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू टॉपल, अब इस बॉडी को टॉपल ही करा देना है, इसका मतलब अगर इस पॉइंट की बात अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर mg फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और mg यहाँ से यहाँ पर कितना दूरी पे है, a बाई 2 डिस्टेंस पे, और ये जो फोर्स f जो लग रहा है वो कितना दूरी पे यहाँ पर, तो b डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिटिंग सिचुएशन है, ठीक है ना, तो इन लिमिटिंग केस, इन लिमिटिंग केस में क्या होगा, केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स टू राइट मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ तक तो कर सकते हैं। अब उसके बाद क्यूब विल, अब ये पॉइंट है आपका O, ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्यूब होगा वो क्या करेगा, वो टिप करेगा किसके अबाउट
ओ, वो पॉइंट के अबाउट टिप करेगा, ठीक है ना। और तभी ये टिप करेगा जब टॉर्क ड्यू टू फोर्स ए जो होगा वो एक्सीड करेगा टॉर्क ड्यू टू mg। मतलब इसके ड्यू टू जो फोर्स होगा वो इसके ड्यू टू, मतलब इसके ड्यू टू जो टॉर्क होगा वो इसके ड्यू टू टॉर्क, मतलब ये तो इसको रोटेट कराना चाह रहा है इधर और ये उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर इसके ड्यू टू टॉर्क अगर बड़ा हो गया तो फिर बॉडी इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा, तो अगर इधर की तरफ रोटेट कर गया तो बॉडी टॉपल कर गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, इसके ड्यू टू टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू बी ग्रेटर देन कितना, एम जी इंटू ए बाई टू। सिंपल। तो यहाँ से फिर से आपका रिजल्ट कितना आएगा, एम जी ए बाई टू बी, ठीक है ना। ये आपका देख रहे थे कि अगर ये इसको यहाँ पर क्या करना था कि इस एंड इससे टकराने से अवॉइड कराना था, इस डेड एंड से टकराने से अवॉइड कराना था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। तो जब ब्रेक लेंगे हम तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पीछे की तरफ, बेसिकली ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है आपका रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे और ऑब्जर्वर यहाँ पर रहेगा तो सूडो फोर्स किधर लगेगा आपका, इधर की तरफ लगेगा। अब ये सूडो फोर्स की वजह से कहीं टॉपलिंग ना हो जाए उसका कंडीशन हम लोग को दिखाना है, ठीक है ना। तो फॉर टॉपलिंग की अगर हम बात करेंगे, फॉर अवॉइडिंग टॉपलिंग, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर अवॉइडिंग टॉपलिंग बेहतर वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, टू अवॉइड टॉपलिंग, टू अवॉइड टॉपलिंग, टॉपलिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सूडो फोर्स के ड्यू टू जो टॉर्क है वो mg फोर्स के ड्यू टू जो टॉर्क है उससे कम होना पड़ेगा। मतलब इसके ड्यू टू टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर h/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका b/2, ठीक है। तो इसके ड्यू टू टॉर्क जो होगा इसके ड्यू टू टॉर्क से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में कंडीशन आया कि b/h इंटू जी, ये कंडीशन आया, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो इससे कम होना चाहिए। अब देखो फाइनली कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचने से पहले उसका वेलोसिटी जो अभी v है वो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज को भी हम लोग आगे यहाँ से आप काइनेमेटिक्स में डील करोगे, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 0, v फाइनल ऑफ ट्रक कितना होना चाहिए यहाँ पर बताओ, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 ए, और ए के जगह पे आप क्या पुट करोगे, बी वाई एच इंटू जी, ये रिटार्डेशन, और यहाँ पर एल लिखोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एल। और यहां से जब एल का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई एच बाई टू बी, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन होगा जिसमें आप टॉपलिंग को अवॉइड कर पाओगे। समझ रहे हो आप लोग, है ना, ये चीजें। इस क्वेश्चन के थ्रू ना हम सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि कैसे इंक्लाइन प्लेन में चीजों को डील किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ठीक। इसका डायमेंशन क्या दे रखे हैं हम लोग, इसका रेडियस कितना है r है और इसका हाइट कितना है h है। अब इसका एक फेस जो है सरफेस पे है, यहाँ पर इंक्लिनेशन जो है ना, ये एंगल जो है थीटा, उसको क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो क्या है कि ये जो सिलेंडर है ना ये नीचे स्लाइड भी कर सकता है या सिलेंडर जो है टॉपल भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ सरफेस कैसा है आपका, ये सरफेस कैसा है आपका, रफ है। तो अगर ये सरफेस जब रफ है, ठीक है ना, तो आपसे कंडीशन पूछ रहा है, क्या कौन सा कंडीशन, कि पहला कंडीशन ये कि ये बॉडी स्लाइड कर जाए टॉपल करने से पहले, मतलब यहाँ पर इसका स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए टॉपलिंग से पहले, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन ये है कि टॉपल कर जाए स्लाइडिंग से पहले। तो दोनों चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को काम कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि सिलेंडर स्लाइड कब करेगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर विल स्लाइड, सिलेंडर क्या करेगा, स्लाइड कब करेगा, इफ यहाँ पर नीचे इस पॉइंट पे mg sin थीटा आपका किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना। और mg cos थीटा जो है वो इधर लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है ना मैक्सिमम के केस में शिफ्ट होगा इस तरीके से,
इस तरीके का सारा सिचुएशन है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। अब सिलेंडर जब कब स्लाइड करेगा, जब ये नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इधर वाले फोर्स से एफ लिमिटिंग से यहाँ पर एम जी साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। एफ लिमिटिंग जिसकी आप बात कर रहे हो, इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू एस एन, और एन का वैल्यू क्या, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से जब सॉल्व करके आप लाओगे तो tan थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, म्यू से बड़ा होना चाहिए। ये आप फर्स्ट कंडीशन लगा दो, ठीक है ना। अब उसके बाद सिलेंडर को टॉपल कराना है। तो सिलेंडर जब कब टॉपल करेगा, सिलेंडर विल टॉपल इफ, सिलेंडर टॉपल कब करेगा, तो सिलेंडर टॉपल तब करेगा जब, यहां पर देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम काम कर रहे हैं तो इस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन के ड्यू टू टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मतलब अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है वो टॉपलिंग को सपोर्ट करेगा और ये जो है वो टॉपलिंग को अपोज करेगा। तो मतलब यहाँ पर ये कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक, तो h/2 डिस्टेंस पे है। तो mg sin थीटा इंटू h/2 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, mg cos थीटा इंटू r से, mg cos थीटा इंटू r से, ठीक है ना। अब यहां से जब रिजल्ट आएगा क्या आएगा कि tan थीटा का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, 2r/h, tan थीटा का वैल्यू कितना, 2r/h से ज्यादा होना चाहिए। ये आपका सेकंड कंडीशन है, ये आपका सेकंड कंडीशन है ना। अब इन दोनों कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, अब यहाँ पर द कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग और कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, ये दोनों कंडीशन को देख लिए। अब एक एक, अब यहीं से क्या करना है ना कि दोनों का आंसर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे आंसर निकलेगा। यहाँ पर आप समझते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपकी स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, यहाँ पर टॉपलिंग नहीं स्लाइडिंग पहले। तो अब देखो समझते हैं इस बात को, यहाँ पर पहले कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या रहेगा, एक सिलेंडर, समझते इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेंडर विल स्लाइड फर्स्ट एंड देन टॉपल, ठीक है। इसका मतलब ये वाला tan थीटा पहले आ जाएगा और ये वाला tan थीटा बाद में आएगा, हाँ या ना। यहां पर एंगल जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो स्लाइड फर्स्ट मतलब इसके corresponding अगर मान लो φ1 है और इसके corresponding जो थीटा है वो क्या है, φ2 है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू φ1, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू φ2। इसका मतलब φ1 विल कम फर्स्ट, है ना, एंड उसके बाद टॉपल करेगा एंड देन φ2। मतलब यहाँ पर जैसे φ1 ये हो गया, मतलब φ1 आया, जैसे φ1 एंगल आया ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअसली इसका एंगल और बढ़ाते जा रहे हैं, तब जा करके जब एंगल उसका φ2 हुआ तो वो आपको क्या करेगा, टॉपल कर भी जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि φ1 एंगल की बात करें, एंगल φ1 जो है वो स्मॉलर है, इज स्मॉलर है, इज स्मॉलर देन φ2, बोलो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि tan φ1 जो है वो क्या है आपका, tan φ1 जो है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, tan φ2 से, ठीक है। और tan φ1 के corresponding क्या है, म्यू है ना। तो यहाँ पर आपको म्यू लिखना पड़ेगा, इज लेस देन 2r/h, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का कंडीशन हुआ। तो ऐसे सोचोगे तो आप बहुत आसानी से ए का आंसर दे दिए। और सेकंड का आंसर क्या होगा, सिलेंडर, सिलेंडर विल टॉपल, सिलेंडर क्या करेगा, टॉपल करेगा बिफोर स्लाइडिंग। तो बिफोर स्लाइडिंग से अगर वो टॉपल करेगा तो इधर इनइक्वालिटी इधर की तरफ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन 2r/h, बस ऐसा। देखो यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन है, ये एंगल क्या है, थीटा। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखियोगे कि अगर कोई स्लोप है
स्लोप पे अगर मान लो कोई अपना व्हीकल आप स्टॉप करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सपोर्ट इस तरीके से डालेंगे सो दैट कि आगे ये फर्दर स्लाइड करके ये मतलब ये अगर रोटेट करके नीचे ना आ जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कंडीशन देखते हैं कि अगर मान लिया जाए ये जो क्यूब है अगर इतना छोटा रहे तो क्या इसको रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। और अगर थोड़ा सा और बढ़ा दे इस तरीके से तो हो सकता है ये रोक पाए या नहीं भी रोक पाए। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे इस तरीके से तो हो सकता है रोक पाए या ना भी रोक पाए। लेकिन अगर थोड़ा और बढ़ा दिए इस तरीके से तो ये पक्का इस बार रोक लेगा। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ऑब्स्टिकल जो है एच हाइट का जो ऑब्स्टिकल है, फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल सो दैट sphere can stay in equilibrium, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग को कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा चीज है जो कंट्रोल कर पा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नीचे स्लाइड होकर के पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसका सेंटर कहां पर है, यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। और इस पे वेट फोर्स किधर लगेगा, वेट फोर्स आपका इधर लगेगा, ठीक है ना, mg फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कि अगर ये छोटा सा अगर सपोर्ट रखोगे, छोटा सा सपोर्ट रखोगे तो इसके इसके इस केस में क्या मिलेगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो आपको मिल रहा है किधर, ऊपर की तरफ, यहाँ पर कांटेक्ट पे ऐसे, ठीक है। खैर ये तो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, लेकिन इस mg फोर्स के ड्यू टू जो टॉर्क है इस पूरे सिस्टम को इस पॉइंट के अबाउट क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट के केस में भी क्या होगा कि mg फोर्स जो है इसको इधर की तरफ रोटेट कर देगा और ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखे तो mg फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो ये mg फोर्स इसको रोटेट किधर की तरफ कर रहा है, इधर की तरफ कर रहा है। इसका मतलब अगर ये mg फोर्स जब इस केस में फाइनल केस की बात कर रहे हैं, इस केस में यही mg फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, इनफैक्ट कि आगे स्लाइड ना करे, ये अपोज कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो खैर यहाँ पर लग रहा है, लेकिन ये mg फोर्स क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा होगा तो फिर वो अवॉइड करेगा स्लाइडिंग को, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर से होते हुए वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, और वो भी आपसे पूछेगा इस तरीके से कि फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, minimum height of obstacle so that sphere can stay in equilibrium। तो मिनिमम हाइट का कंडीशन क्या होगा आपको बताते हैं। तो मिनिमम हाइट का कंडीशन होगा, आप सारे क्यूब को यहां से डिलीट करो, ठीक है। मिनिमम हाइट का जो ऑब्स्टेकल होगा ना वो कैसा होगा आपको बताते हैं। देखो वो ऑब्स्टेकल कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर ऐसा सिचुएशन एकदम लिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से। इसका हाइट हम लोग क्या ले लेते हैं, h। ये हो गया आपका मिनिमम हाइट का केस, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा कि स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस केस में भी वो आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका केस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करते हैं कि एक लाइन हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर फॉर्म कराते हैं, दूसरा लाइन जो है हम लोग ऐसे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका r माइनस एच, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है h, ठीक है, क्योंकि ये जितना बराबर है उतना बराबर है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा है। तो फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर ये 90 माइनस थीटा तो फिर ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है,
ठीक है, तो ये एंगल थीटा। तो अब आप ट्रायंगल देखो, सिंपली आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये आर है, ये एंगल थीटा, और ये हो गया आपका आर माइनस एच। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एच। तो एच इज इक्वल टू होगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो एच का ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जिसपे बॉडी आगे की ओर नहीं ओवर, मतलब आगे की ओर नहीं स्लाइड करेगा। एच का मिनिमम वैल्यू आपका ये होगा।